हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाई के ऊपर। तो आज के सेशन में अपन लोग ग्रीक जोग्राफर्स को पढ़ेंगे और एक ही साथ में अपन लोग ग्रीक को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ जोग्राफर्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना होता है और कुछ का सिर्फ हमें सीक्वेंस समझना होता है कि जो आपसे सीक्वेंस लगाने को दिया जाता है वो हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग महाकवि होमर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक याद आया कि जैसे मैं अपन लोग बोलती हूँ तो उसमें एक कमेंट आया था और वो हंस भी रहे थे। मुझे उनका नाम तो नहीं याद रहा, लेकिन हाँ मुझे कमेंट याद रहा था कि वो अपन लोग पे हंस रहे थे। तो देखो भाई, मेरे बोलने में ये अपन लोग आता है। आप लोग शायद हम लोग बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे अपन लोग बोलते हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो महाकवि होमर को पढ़ें। होमर, इन्होंने 900 बीसी के आसपास में होमर स्कूल की स्थापना की थी तथा दो साहित्यिक कृतियाँ इन्होंने इलियड और ओडेसी इसकी रचना भी की थी। ठीक है, दो इनकी बुक हैं जो आप लोग को याद रखनी है, इलियड और ओडेसी। और ये जो रचना की, इसमें बताया कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी चपटी है और वृत्ताकार है। तो यहाँ पे आप लोगों को चपटी याद रखना है, ये इसमें शब्द होमर के द्वारा यूज किया गया था। और तथा ये चारों ओर महान सरता से घिरी हुई है। बाद में इस सरता को इन्होंने नाम दे दिया किसका, महासागर का। यानी कि जो अपनी पृथ्वी है, जो स्थल मंडल है, उसके चारों ओर में क्या है, एक सरता है जिसको उन्होंने नाम दिया था महासागर। दूसरा उन्होंने बताया, चार प्रकार की उन्होंने हवाएं बताई थी। हवाएं जिसको कि बोरियस, नोएस और जेफायरस, पुरुष। ठीक है, ये चारों ने हवाएं बताई थी और इनका आप लोगों को याद रखना होता है दिशाओं के अनुसार में। तो जो बोरियस हवा है वो उत्तर में है, नोएस हवा जो कि दक्षिणी में है, और जेफायरस पश्चिम में चलने वाली हवा है, और पुरुष ये आपकी पूर्व में चलने वाली हवा है। इनको अपन लोग आगे जो हमारे अभी तो आप लोग ये टाइप नोट्स को देख लीजिए, उसके बाद में जो हैंडमेड नोट्स हैं उसमें और अच्छे तरीके से बताया गया, तो उनको भी आप लोग देख लेना अभी लास्ट में। ठीक है, उसने मिस्र की प्रगति और उत्तरी यूरोप की असभ्य जातियाँ, फोनेशियन नाविक और अति लंबे दिन और रात रखने वाले प्रदेश व पूर्वी भूमध्य सागर के बारे में भी उन्होंने बताया था। आगे बढ़े, सेकंड आते हैं थेल्स। थेल्स जिनको कि मिलेटस निवासी बोला जाता है, और ये व्यापारिक नगर एजियन सागर के पूर्वी तट पर मैनडर्म, ठीक है, नदी है। मैनडर्म नदी के मुहाने पर ये स्थित थे। जो मिलेटस है उसका यहाँ पे आपको बताया गया है कि कहाँ पे है ये। और वह महान यात्री थे, व्यापारी थे, और उन्होंने मिस्र, यूनान, भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेशों की यात्रा की और उनके अनुभव उन्होंने प्राप्त किए थे। इनके कार्य अपन लोग याद रखें तो इन्होंने क्या किया था, जो आयोनिया में अंकगणित, लेखागणित, नक्षत्र विद्या का अध्ययन किया। दूसरा, यूनानी ज्यामिति की इनके द्वारा नींव रखी गई। ठीक है, और गणितीय भूगोल की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, थेल्स के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ज्यामिति है इसका प्रयोग किसके द्वारा या फिर नींव किसके द्वारा रखी गई, थेल्स के द्वारा। गणितीय भूगोल की स्थापना थेल्स के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने आयोनिया दर्शन संस्था यानी आयोनिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की स्थापना भी की थी, और इन्होंने पृथ्वी की गोल आकृति बताई, गति बताई, पूर्व बताई, जल थल का विस्तार इन्होंने किया। यानी कि इन्होंने कहा जो पृथ्वी है तस्तरी नुमा जल पर, जो महासागर है उस पर तैर रही है। इनके द्वारा ये स्टेटमेंट भी कहा गया था। नील नदी, उसकी बाढ़ व प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा ग्रहण, इन सभी महत्वपूर्ण प्रकरणों पर अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किए थे। मतलब उन्होंने कंप्लीट पृथ्वी को ले ही लिया था, जिसमें सूर्य और चंद्रमा को भी जो ग्रहण पड़ता है उसके बारे में भी इन्होंने बताने का प्रयास किया था। पृथ्वी को गोल माना था और आकाश में अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए बताया था कि यानी कि जो पृथ्वी है वो खुद अपनी धुरी पर ये चक्कर लगा रही है, घूम रही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आए एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर को देखें तो ये थेल्स के शिष्य रहे थे। ठीक है, ये थेल्स के शिष्य थे और आयोनिया प्रदेश का प्रमुख विद्वान और दार्शनिक रहे थे। इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान, जो कॉस्मोलॉजी है, इसके विकास की नींव डाली। तो कॉस्मोलॉजी या फिर ब्रह्मांड विज्ञान के विकास किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एनेक्जीमेंडर का। उन्होंने भूगोल, नक्षत्र शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी तथा ब्रह्मांडोत्पत्ति पर लेख लिखे, जिसमें से जो ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत है कॉस्मोगोनी,
और नक्षत्रों का इसमें वर्णन किया गया था। जो ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत है इसमें किसका वर्णन किया गया था? नक्षत्र वगैरह का। उनके द्वारा किए गए कार्य यहाँ पर देखें तो उन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था। ठीक है, विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माता अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उसमें आप लोगों को नाम याद रखना है अनेक्सिमेंडर का। और इन्होंने इस मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी, उसके विभाग और जो सागर हैं उनको, सभी ज्ञात नदियों को यहाँ पे दिखाया और उन्होंने भूमध्य सागर के तटीय देशों का मानचित्र भी बनाया था। दूसरा इनका सिद्धांत था, आप लोगों को याद रखना है, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और ये जो सिद्धांत था जीवोत्पत्ति, इसमें क्या कहा गया था कि जो जल है, जल में ही जीवधारियों की उत्पत्ति हुई है। जो भी जीवधारी हैं उन सभी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो वो जल से हुई है, इनके द्वारा कहा गया था। और बाद में उनकी विभिन्न नस्लों का विकास हुआ। मानव की जो उत्पत्ति है वो भी कहाँ से हुई है? जल में ही उत्पन्न हुए। जीव के विकास के बाद थल पर हुई है, यानी कि सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है वो किसकी हुई है? जल में जीवधारियों की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में मानव की। आगे इन्होंने क्या किया था? नोमोन का विकास किया और उसका उपयोग किया। इन्होंने एक धूप घड़ी यानी कि सन वॉच या फिर नोमोन बनाया और उसकी कार्य प्रणाली सिखाई कि किस तरीके से इसका यूज करना है। और इसके द्वारा स्थानों की स्थिति, प्रकाश ज्ञात करने में सहायता मिली। और उन्होंने सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों के गणनाओं से गणितीय भूगोल का भी विकास किया। ठीक है, गणितीय भूगोल वैसे थेल्स दे चुके थे, लेकिन थेल्स के ये शिष्य थे तो थोड़ा बहुत तो उनका ये काम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने पृथ्वी की ऊंचाई की जो परिधि बताई, 1/3 इनके द्वारा बताई गई थी। और पृथ्वी की परिधि से 27 गुनी दूरी पर सूर्य और 18 गुनी दूरी पर चंद्रमा की स्थिति बताई। तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये वाला पूछा गया है, ये पूछा गया है और ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी की परिधि है, परिधि से 27 गुनी दूरी पर क्या है? सूर्य है और 18 गुना दूरी पर चंद्रमा है। ये दूरियां क्या हैं? आज के टाइम में ये गलत साबित हो गई हैं। आगे देखें पृथ्वी की उत्पत्ति। इनके अनुसार जो सृष्टि के आरंभ में अदृश्य पदार्थ था, जो कि लिक्विड फॉर्म में था, द्रव अवस्था में था, और बाह्य उष्णता के कारण कुछ भाग सूख गया, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी तो उसमें जो कुछ भाग था वो सूख गया और भूमि दिखाई दी। बाष्पीकरण होने से बादल बन गए। जब उष्ण होगा, गर्मी होगी, जो भाग सूखेगा ऊपर जाएगा, जैसे बाष्पीकरण होता है आज के टाइम में भी, उसी तरीके से बाष्पीकरण हुआ और बादल बन गए। इसके बाद में शुष्कता बढ़ने के साथ साथ भूमि का विस्तार हुआ। जैसे क्योंकि उष्णता तो उतनी ही थी, तो जो पानी है वो ऊपर जाएगा, सूखेगा, बाष्पीकरण होगा तो शुष्कता बढ़ेगी। जैसे जैसे शुष्कता बढ़ी, भूमि बढ़ गई। उनके अनुसार एक दिन सभी महासागर सूख जाएंगे और इस प्रकार आदि पदार्थ के ठंडा होने से पृथ्वी बनी। बाहरी उष्ण भाग ने पृथ्वी से अलग होकर के वायुमंडल का निर्माण किया। पृथ्वी ने ड्रम की आकृति ग्रहण कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा कहा गया था कि जो पृथ्वी है उसने ड्रम की आकृति ग्रहण की है। तो इसमें आप लोगों को नाम किसका याद रखना है? अनेक्सिमेंडर का। आगे बढ़े, ब्रह्मांडोत्पत्ति, ग्रह एवं नक्षत्र के बारे में जाने, इनके द्वारा क्या कहा गया था। तो जिस प्रकार पृथ्वी का निर्माण जो है वो उष्ण गोलाकार पिंडों से हुआ है, उसी प्रकार जो अन्य पिंड हैं, अन्य पिंडों से सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों का निर्माण हुआ है। इन पिंडों के बाहर भी धुंध का मंडल था और ये अन्य पिंड अपना प्रकाश ऊष्मा बाहर को फेंकते हुए पृथ्वी का ये चक्कर लगाते हैं। आगे ये पाइथागोरस आए, इनका ये नाम है, इसमें आप लोग 4th में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस को आप लोग याद रखें, ये भूगोल वेत्ता है। तो आयोनियन विद्वान ने पाइथागोरियन संस्था, जो पाइथागोरियन स्कूल का विकास किया था, और अपने समय के महान दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, नक्षत्र विज्ञान और भूगोल विद्याओं का इन्होंने विद्वान रहे थे। उनकी गणित की कुछ धारणाएं और प्रमेय, जो थ्योरम है, जो आज भी अपन लोग यूज करते हैं, जैसे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो इन्हीं के नाम पर हुई थी। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार स्थिर माना था और अन्य आकाशीय पिंडों की ये परिक्रमा करती है। तो इसमें आपको पाइथागोरस याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। और इन्होंने जो पृथ्वी को जलवायु की दृष्टि से 3 भागों में बांटा था, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? मध्य भाग उष्ण है, सिरे का जो भाग है वो शीत है यानी ठंडा है, और इन दोनों के जो मध्यमवर्ती भाग है वो शीतोष्ण है, जिसको मानव के बसाव के लिए इन्होंने उपयुक्त बताया था। तो ये पाइथागोरस के बारे में आप लोग याद रखिए। आगे है हिकेटियस।
हेकेटियस को देखें तो इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इराटोस्थनीज को भी कहा जाता है, हेकेटियस को भी कहा जाता है। तो आपको वैसे तो कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर दोनों पूछे जा रहे हैं, इराटोस्थनीज और हेकेटियस, तो वहाँ पे आप लोग हेकेटियस लगाओगे। चलो, इनका जो जीवन काल है वो 500 BC के आसपास माना जाता है। दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ और इतिहासवेत्ता इनको माना जाता है। इन्होंने फारस साम्राज्य, मिस्र और भूमध्य सागरीय देशों की यात्रा की थी तथा अपने अनुभवों का विवरण एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था पीरियडस या फिर जस्ट पीरियडस। ठीक है, इसके 2 वॉल्यूम थे, 2 खंड थे इसके। कौन कौन से और क्या था दोनों खंडों में? पहला जो खंड था उसमें यूरोप का वर्णन किया गया था और दूसरे खंड में एशिया का वर्णन किया गया था, जिसमें मिस्र और लीबिया भी शामिल किया गया था एशिया में ही। ठीक है, और इन्होंने इन भूभागों के लिए रीति रिवाज, रहन सहन, सामाजिक धार्मिक तत्व, जाति आदि का इन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया था। जो अपनी ये बुक थी, इसके जो लोग थे वहाँ के, जो एशिया और यूरोप के, उनके रीति रिवाज किस तरीके के हैं, उनका रहन सहन कैसा है, सामाजिक जीवन उनका कैसा है, धार्मिक जीवन उनका किस तरीके का है, और जातियाँ वहाँ पे है या नहीं है, उन सभी के बारे में इस बुक में लिखा था। इसके अतिरिक्त उसने यूनान का इतिहास लिखा, देवी देवताओं की गाथाएं और उनकी यात्राओं के वर्णन भी इस बुक में लिखे थे। इनके द्वारा तो मानचित्र भी बनाए गए थे। एक मानचित्र जो था अपने जो नगर था मिलेटस वहाँ का, और जो दूसरा मानचित्र था वो विश्व का बनाया था। और जो विश्व का मानचित्र था उसमें पृथ्वी को तस्तरी की भांति डिस्क शेप्ड में वृत्ताकार बताया और महाद्वीपों का वितरण भी इसमें दिखाया गया था हेकेटियस के द्वारा। ठीक है, और महाद्वीप के चारों ओर महासागर को भी दिखाया, और इन्होंने यूरोप को सबसे बड़ा महाद्वीप माना था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, यूरोप को सबसे बड़ा महाद्वीप किसने माना था, तो वहाँ पे आप लोग हेकेटियस का नाम याद रख लेंगे। अब आएंगे अपने प्रिय मित्र हेरोडोटस। हेरोडोटस को देखें तो इनका जो जन्म है 485 से 425 ईस्वी पूर्व माना जाता है। एक प्रसिद्ध यूनानी वेत्ता, भूगोलवेत्ता रहे थे ये, और इन्होंने भूमध्य सागर देशों की यात्राएं की। काला सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ की इन्होंने यात्राएं की, और इनका जो भौगोलिक वर्णन है वो भी इनके द्वारा किया गया। हेरोडोटस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका एशिया महाद्वीपों को लाल सागर के द्वारा विभाजित किया था। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर है, यहाँ पे देखिए आपको लीबिया है, ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, इस तरीके से इनके द्वारा दिखाया गया था। चलिए कोई नहीं, दूसरे में आपको दिखा देंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लर है ये। इन्होंने फारसी साम्राज्य का इतिहास भी लिखा था और जिसमें इतिहास पर भूगोल के प्रभावों को दिखाया। आगे देखें, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इनके द्वारा डेल्टा शब्द दिया गया, और ये जो डेल्टा शब्द था वो किसके लिए दिया गया, नील नदी के लिए दिया गया था। और एक और स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था कि जो इजिप्ट है ये नील नदी का गिफ्ट है, तोहफा है, उपहार है, यानी कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। ठीक है, आगे देखें, इनके द्वारा कहा गया था कि किसी भी देश का जो कालखंड है, कालखंड का इतिहास वहाँ के भूगोल पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग भूगोल और इतिहास को अलग नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण उन्होंने दिया था कि जो ईरान का इतिहास है, ईरान के इतिहास पर भूगोल के प्रभाव की चर्चा इनके द्वारा की गई थी। प्रमुख पुस्तक इनकी रही थी स्टोग्राफिया, काफ़ी बार पूछी गई है। पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर देशांतर खींचने का प्रयास किया, और इनके द्वारा तापमान और पवन चलने का संबंध स्थापित किया गया। इन्होंने कैस्पियन सागर को बंद सागर माना, और ये हेरोडोटस थे जो कि पहले नृजाति वेत्ता भी माने जाते हैं। ये भी आप लोगों को एक्स्ट्रा में याद रखना है। आगे और देखें इनके बारे में, तो इनके द्वारा सबसे पहले डेल्टा शब्द गढ़ा गया था। नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। ये हमने पहले भी कर लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी पढ़ लो। विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा, एशिया, यूरोप और लीबिया। लीबिया को ही अफ्रीका कहा जाता है, और इनके मानचित्र में तटीय अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जनजातियाँ निवास करती हैं, इनके द्वारा कहा गया था। और ये जो मानचित्र है इसमें दिखाया भी गया था कि जो जनजाति हैं वो अफ्रीका के
पश्चिमी तट में निवास कर रही हैं। इनका जो मानचित्र था उसमें भूमध्य सागर के चारों तरफ प्रदेश दिखाए गए और उसी मानचित्र में अपना जो इंडिया है उसको भी दिखाया गया था। इन्होंने यूरोप को एशिया और लीबिया से अलग माना था। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे आएंगे प्लेटो। प्लेटो को अपन लोग पढ़ें तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा अपन लोग को नहीं जानना है, थोड़ा बहुत जानना है क्योंकि ये फिलोसोफर है, लेकिन उन्होंने थोड़े बहुत काम ज्योग्राफी में किए हुए हैं तो वहाँ पे अपन लोग इनको पढ़ लेते हैं। 425 से 348 बीसी इनका जन्म माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यह एक महान यूनानी दार्शनिक थे और यह अरस्तु के गुरु रहे हैं। निगमनात्मक विधि के प्रतिपादक रहे थे। निगमना जो विधि है निगमनात्मक, उसमें अपन लोग जाते हैं सामान्य से जर्नल टू स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट की ओर में। ठीक है, पृथ्वी को गोलाकार बताया और भौगोलिक स्थिति विस्तार किसी राज्य के निवास को प्रभावित करती है, ये इनके द्वारा कहा गया था, प्लेटो के द्वारा। आगे बढ़े। अरस्तु। अरस्तु को देखा जाए, इनका डेट आपको याद रखना है। डेट रखो नहीं रखो, लेकिन सीक्वेंस याद रखना है आपको। ठीक है, प्लेटो के शिष्य रहे थे। नियतिवादी हैं, नियतिवादी विचारक हैं, सौदेश्यवादी विचारक हैं, जो कि ईश्वरवादी यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले। अच्छा, आप लोगों ने जर्मन में भी पढ़े थे एक ईश्वरवादी, उनका भी नाम अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आगमनात्मक विधि का प्रयोग विशिष्ट से सामान्य की ओर में ही जो चलता है, इनके द्वारा प्रयोग किया गया। जो पुस्तक थी ब्रह्मांड भूगोल, इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई। यहाँ पे कॉमा वगैरह लगाना रह गया है, ये जिससे बनवाएं और दिक्कत कर दी है। मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें ये सब एडिट कर दूंगी। ठीक है, इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, ब्रह्मांड भूगोल, ट्रेडिशन ऑफ द हेवन, और दूसरा मीटेरोलॉजी, ये मीटेरोलॉजी इनकी बुक लिखी गई थी। और इन्होंने ही पृथ्वी की परिधि को 4 लाख स्टेडिया बताया। पृथ्वी को 3 कटिबंधों में भी बांटा गया था इनके द्वारा। ठीक है, 8 दिशाओं के आधार पर इन्होंने 8 हवाएं बताई और भूकंप ज्वालामुखी का कारण सहित इन्होंने विवरण भी दिया था। जो भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आते हैं, उसका इन्होंने कारण भी बताया और पूरा विवरण भी दिया कि क्यों आते हैं। ज्वारीय तरंगों का कारण इन्होंने हवाओं को माना था और इनके अनुसार पृथ्वी की आकृति गोल है। प्रामाणिक रूप से जो पृथ्वी है उसको गोलाकार मानने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो अरस्तु ही था। ठीक है, सबने गोल बताई थी लेकिन इन्होंने प्रमाण दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनका एक्स्ट्रा याद रखना है। इन्होंने प्रमाण क्या क्या दिए थे तो वो यहाँ पे देखिए। जो गुरुत्व, पहला इन्होंने प्रमाण दिया कि गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बताया कि सभी पदार्थ जो हैं वो प्रकृति के केंद्र में है। दूसरा इन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर जो पड़ती है वो गोल रहती है। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो अन्य ग्रह हैं वो गोल हैं, तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोल ही होगा। यहाँ पे इसको काट, ठीक है, अन्य ग्रह गोल है तो जो पृथ्वी का आकार है वो भी गोल होगा, ये इनके द्वारा कहा गया था। 3 इन्होंने प्रमाण दिए थे। आगे नेक्स्ट अपन लोगों को सीक्वेंस में याद रखनी है थियोफ्रेटस। ये अरस्तु के शिष्य रहे थे और सिकंदर के समकालीन थे। इन्होंने जलवायु और वनस्पति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया था। इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, बस सीक्वेंस याद रखना है इनका। इसके बाद में आते हैं इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 276 बीसी से लेकर के 194 बीसी है। ग्रीक कृतज्ञ भूगोलवेत्ता रहे थे, कवि और खगोल शास्त्री थे। इनको व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगणित के संस्थापक या फिर पिता कहे जाते हैं। इन्होंने भूगोल को गणितीय आधार प्रदान किया तथा अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित भी किया था। ठीक है, भूगोल को गणितीय आधार किसके द्वारा प्रदान किया गया था तो उसमें आप लोग इरेटास्थनीज को याद रखेंगे। इनके द्वारा प्रमुख पुस्तक दी गई या लिखी गई, उसका नाम आपको याद रखना है ज्योग्राफिया। और इनका जो प्रमुख योगदान था वो खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल में रहा था। इनके भूगोल में 3 योगदान रहे थे। कौन कौन से 3 योगदान थे वो आपको याद रखने हैं। एक तो उन्होंने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था। दूसरा, निवासी जगत का, जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं उसका मानचित्र बनाया। तीसरा, निवास जगत के विवरण हेतु पुस्तक लेखन कार्य भी इनके द्वारा किया गया था। ये अलेक्जेंड्रिया मिस्र के मिस्र नहीं, यहाँ पे मिस्र होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जब लिखते हैं तो उसमें
मिसप्रिंट हो जाता है। अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध म्यूजियम में प्रमुख लाइब्रेरियन रहे थे और इन्होंने पृथ्वी की गणना गणितीय माध्यम से की थी। ठीक है, तो गणितीय के माध्यम से किसने की थी, तो यहाँ पे आपको इरेटास्थनीज नाम याद रखना है। और इन्होंने पृथ्वी का आकलन नोमोन यंत्र जो सूर्य घड़ी थी उसकी सहायता से किया और उनके अनुसार पृथ्वी की परिधि जो थी वो 25,000 स्टेडिया थी। अगर अपन लोग वर्तमान परिधि को देखें तो 24,860 स्टेडिया है, लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इतना चलता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, आगे बढ़ें। इनके द्वारा विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की गई और अपनी पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में भी बांटा। कौन कौन से कटिबंध थे जो इनके द्वारा दिए गए थे? पहला इनके द्वारा उष्ण कटिबंध दिया गया था, दूसरा इनके द्वारा उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये इनके द्वारा 5 कटिबंध दिए गए थे जिनको अपन लोग आज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अपन लोगों ने बढ़ा लिए हैं। इनके द्वारा अपने मानचित्र में अक्षांश रेखाओं, 7 अक्षांश रेखाएं, यहाँ पे 7 कर लेना, ठीक है, 7 अक्षांश रेखाओं और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया गया था, लेकिन ये अभी क्या है, थोड़े से दोषपूर्ण माने गए हैं। आगे जो उन्होंने अपना मानचित्र दिया इसमें अफ्रीका और एशिया को छोटा दिखाया, यूरोप को उन्होंने बड़ा दिखाया। यूरोप को एक बार पहले भी बड़ा दिखाया जा चुका है। कैस्पियन सागर को उन्होंने खुला सागर माना था। ठीक है, पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया और जो वास योग्य विश्व है या फिर भूमि है इसको इन्होंने एक्यूमेन शब्द दिया। तो यहाँ पे आपसे एक्यूमेन के बारे में पूछा जाता है कि ये है क्या और किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें आप लोगों को इरेटास्थनीज नाम याद रखना है। इनके द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था वो आयताकार था और भूगोल ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग था वो किनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपको इरेटास्थनीज याद रखना है। इनके द्वारा एक बुक भी दिया गया था जिसका नाम आपको ज्योग्राफी याद रखना है और मार्टिन का नाम याद रखना है कि मार्टिन ने जो इरेटास्थनीज थे उनको भूगोल का पिता कहा था। और नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे पॉलीबियस को सिर्फ सीक्वेंस के लिए और थोड़ा सा इनके बारे में याद रख लेंगे कि इनके द्वारा नदी के बाढ़ अपर्दन और निक्षेपण का वर्णन किया गया था। ये कभी पूछा नहीं गया है, बस इनका सीक्वेंस पूछा गया है। आगे देखेंगे हिपार्कस। हिपार्कस को अपन लोग को याद रखना है, इनके बारे में कई सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इनका जो गणितीय भूगोल और कार्टोग्राफी में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। पहले विद्वान थे जिन्होंने जो असीरियाई अंक गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में बांटा था। तो हिपार्कस को जाना इसके लिए जाता है कि 360 डिग्री में वृत्त को किसके द्वारा बांटा गया था, तो वहां पे आपको हिपार्कस याद रखना है। और हिपार्कस के द्वारा 1 घंटे में 15 देशांतर रेखा पार करती हैं, ये हिपार्कस ने ही बताया था। और इन्होंने अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा, अक्षांश पेटियों में बांटा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमाटा को भी आप लोग याद रखना है। और इनके द्वारा एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया गया और अक्षांश और देशांतर के निर्धारण के लिए विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में भी हिपार्कस के द्वारा विभाजित किया गया था। पहली बार इन्होंने विश्व का निर्धारण किया और इनके द्वारा बताया गया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, या फिर जो सूर्य है उसकी किरणें लंबवत दिखाई देती हैं। यहाँ पर किरणें कर लो। चलो, भूमध्य रेखा को बृहत वृत्त माना और विश्व को 2 गोलार्धों में इनके द्वारा विभाजित भी किया गया था। पृथ्वी को भूआब या फिर जियोइड आकार का इनके द्वारा बताया गया था। पहली बार जो सही आकार बताया गया वो हिपार्कस के द्वारा ही बताया गया था पृथ्वी का। और 0 डिग्री देशांतर को इनके द्वारा बृहद वृत्त भी माना गया था। आगे आएंगे पोसिडोनियस। पोसिडोनियस के बारे में अपन लोग को याद रखना है कि इनको भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है और समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी द ओशियन। ठीक है, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी द ओशियन और दक्षिण स्पेन में लाल चट्टानी नामक जो रेड रॉक सॉल्ट थी उसकी उपस्थिति भी बताई गई थी। दोनों भतीजे आ गए थे, उन्होंने माइंड डाइवर्ट कर दिया, पता नहीं क्या बोली थी, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे जो पोसिडोनियस थे इनके द्वारा बुक लिखी गई थी द ओशियन, कई बार पूछी गई है। और इनके द्वारा दक्षिण स्पेन में लाल चट्टानी नमक का
उपस्थिति बताई गई थी। ठीक है, कि जो दक्षिणी स्पेन है वहाँ पे लाल चट्टानी नमक पाया जाता है, ये इनके द्वारा बताया गया था। महासागर की गहराई, परिधि की लंबाई और मैदान, बजरी, गोलास्म आदि का इन्होंने अध्ययन किया था। भूमध्य रेखा के बजाय जो अयनवर्ती क्षेत्र हैं उसमें उच्च तापमान इनके द्वारा बताया गया था। ज्वार भाटा का अध्ययन इनके द्वारा किया गया और स्पेन के तट पर बृहद ज्वार का अवलोकन भी इनके ही द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया कि जो सूर्य और चंद्रमा है इसका गुरुत्वाकर्षण हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा इन्होंने ये भी बताया कि निम्न ज्वार कब आता है और उच्च ज्वार कब आता है। तो जो निम्न ज्वार है इन्होंने प्रथम और तृतीय अक्षांश में बताया और जो उच्च ज्वार है पूर्णिमा अमावस्या को यानी कि द्वितीय और अंतिम जो चतुर्थांश होता है उसमें इनके उच्च ज्वार आता है, इनके द्वारा ये बताया गया था। आगे बढ़े तो ये आपके ग्रीक ज्योग्राफर्स थे, वो अपने यहाँ पर देखिए जो प्रिंटेड नोट्स थे। अभी आप हैंडमेड भी देखिए, जाइएगा नहीं, रुकिए। तो यहाँ पे हैंडमेड नोट्स में देखेंगे जो यूनानी इनके द्वारा किन किन क्षेत्र में कार्य किया गया था। तो इनके द्वारा गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मानचित्र कला और मानव भूगोल में इनके द्वारा कार्य किया गया था। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे जो प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता थे इनका जो टाइम पीरियड रहा था, जो इनका जो काल था, इसको यूनान का स्वर्ण काल कहते थे। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ ग्रीक्स इनके टाइम में कहा जाता था। और जो मिलेटस था 5वीं सदी से प्रधान केंद्र रहा था। एराटोस्थेनीज और हिप्पारकस ने अलेक्जेंड्रिया के लाइब्रेरी में अध्ययन किया था। ये यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। अब एक एक करके अपन लोग चलते हैं सभी ज्योग्राफर्स की तरफ में, जिसमें सबसे पहले होमर के बारे में जानेंगे। इन्होंने 2 रचनाएं की, बुक लिखी इनके द्वारा, इलियड और ओडेसी। और इसमें इन्होंने जो ट्रोजन वॉर था, ट्रोजन युद्ध की जानकारी बताई थी और ऐतिहासिक भी इन्होंने जानकारी इसमें बताई थी। चारों दिशाओं में प्रवाहित 4 प्रकार की वायु का इनके द्वारा वर्णन किया गया था, बोरस, यूरस, नोटस और जफायरस। जो बोरस है उत्तर में बहने वाली, आकाश के स्वच्छ बनाती है। दूसरी जो यूरस हवा है वो पूर्वी हवा और उष्ण और सरल हवा थी। ठीक है, नोटस जो कि दक्षिण से प्रवाहित होती हुई तूफानी और आर्द्र हवा है, कभी कभी जो उग्र बन आगे बढ़ जाती है। जफायरस ये पश्चिमी हवा है, भयंकर है, झंझावत और चिपचिपी होती है। ये इनके द्वारा जो हवाएं हैं कौन सी दिशा में चलती हैं और किस प्रकार की हवाएं हैं, ये होमर ने बताया था। और जो होमर है इन्होंने यूरोप और एशिया के नाम से ये अपरिचित थे। ठीक है, यूरोप है, एशिया है, इसको ये जानते ही नहीं थे। आगे बढ़ें, थेल्स को देखें। थेल्स जो मिलेटस निवासी जाने जाते हैं, उन्होंने पहली बार ज्यामिति में प्रमेय का जन्म किया। इनका जो प्रमुख योगदान था वो गणितीय भूगोल में रहा था। 580 बीसी में पृथ्वी की उत्पत्ति और नक्षत्रों पर इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई थी। पृथ्वी को जल पर तैरती एक थाली जैसा इन्होंने बताया, फिर तस्तरी के नुमा इनके द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर आएंगे तो इन्होंने ब्रह्मांड का विकास किया, अपना इन्होंने योगदान दिया था ब्रह्मांड विकास में और थेल्स के शिष्य रहे थे। थेल्स और एनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। और यूरोप वासियों के जो नोमोन है इनको बेबीलोनिया यंत्र या फिर इससे परिचित कराया, किसके द्वारा? एनेक्सीमेंडर के द्वारा। जो सूर्य घड़ी है, सूर्य घड़ी से परिचित कराया किसके द्वारा? एनेक्सीमेंडर के द्वारा। और इन्होंने दोपहर का सही भी ज्ञान बताया था। उत्तर दक्षिण दिशा और मध्याह्न रेखा इससे ज्ञात होती है, जो अपन लोग नोमोन है इसका अगर यूज करेंगे तो। इसे संसार का मानचित्र निर्माता होने का पहला श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व का मानचित्र निर्माता अगर किसी को पहला श्रेय दिया गया है तो वो उसमें आपको एनेक्सीमेंडर नाम याद रखना है। और इनके जो मानचित्र के मापक पर तैयार किया गया था, इनका जो मानचित्र था वो मापक पर तैयार किया, यानी कि इन्होंने पैमाना यूज किया था। और इसमें यूनान को विश्व केंद्र में दिखाया गया, जो कि वृत्ताकार और महासागरीय नदी से घिरा हुआ था। आगे बढ़े, हेकेटियस। हेकेटियस को देखें, जो कि मिलेटियस निवासी ये भी थे। यूनान गद्य का प्रथम लेखक थे ये। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी जस्पिरिडस और इसमें विश्व का पहली बार व्यवस्थित वर्णन किया गया। इन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं। और ये जो पुस्तक है इसके प्रथम खंड में यूरोप और जो दूसरा खंड था उसमें एशिया का वर्णन शामिल है और अफ्रीका भी इसमें थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है। दूसरी इनकी बुक थी पेरिप्लस, ठीक है, जो कि तटीय सर्वेक्षण।
और इनके द्वारा ज्ञात बाह्य क्षेत्रों के वर्णन को प्रस्तुत किया गया। और इस प्रकार जो प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल का अगर आरंभ होता है तो वो इनके द्वारा होता है हेकेटियस को। और यह नील नदी के स्रोत को दक्षिण महासागर में मानता था। ठीक है, आगे बढ़े। हेरोडोटस, ये प्रथम और अग्रज इतिहासकार थे। इतिहास के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया था और इनकी मान्यता थी कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मानव विज्ञानी से अग्रणीय प्रजाति वैज्ञानिक यानी कि एथेनोग्राफर मानते थे। ठीक है, प्रजाति विज्ञान या फिर नरजाति वैज्ञानिक किसको मानते थे? हेरोडोटस को मानते थे। और ये हेलेन संस्कृति के केंद्र एंथेस में ये रहे थे और यह मारमारा, बासफोरस और एशिया माइनर से परिचित थे। और यह खुद को देखने के बारे में वर्णन करता था कि न कि सुनी हुई चीज़ों की, यानी कि जो इन्होंने महसूस की हैं, जो इन्होंने देखी हुई हैं, छू करके देखी हैं, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया था, न कि किसी दूसरे ने बोल दी उस बात को इन्होंने अपनी बुक में लिखा या फिर उसके बारे में बताया। तो सुनी हुई बातों पर इनको विश्वास नहीं था, खुद की बातों पर इनको विश्वास था, खुद देखने पर। ये दार्शनिक संप्रदाय के पैथागोरियन या फिर पाइथागोरियन का अनुयायी रहे थे और इनके विचार जो थे वो होमर से मिलते थे। ठीक है, और इन्होंने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर रेखा खींचने का प्रयास भी किया था। इन्होंने एशिया अफ्रीका की यात्रा करके लाल सागर के इनके द्वारा एशिया अफ्रीका की यात्रा की और यात्रा कर लाल सागर के द्वारा पृथक होना बताया, यानी कि जो एशिया यूरोप अफ्रीका है वो किसके द्वारा अलग हो रहा है? लाल सागर के द्वारा। और इन्होंने माना पृथ्वी पर 3 महाद्वीप हैं, यूरोप है, एशिया है और लीबिया जो कि अफ्रीका है। अफ्रीका को इन्होंने फिर से 3 भागों में बांटा था, भूमध्य सागरीय तट, जंगली मनुष्यों का क्षेत्र और सहारा का मरुस्थल। ये इन्होंने 3 क्षेत्रों में बांटा। इन्होंने मानवीय कार्यों को समझने के लिए घटना और वातावरण के संबंधों को महत्वपूर्ण माना। अतः यहीं से जो वातावरणवाद का आरंभ हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वातावरणवाद का आरंभ कहाँ से हुआ? तो ये हेरोडोटस से विचार उत्पन्न हुआ। इन्होंने नील नदी के मुहाने का अध्ययन करके सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। आगे आए अरिस्टो। ठीक है, अरिस्टो को देखें तो दार्शनिक थे, तर्कशास्त्री थे, राजनीति शास्त्री, जैव विज्ञानी, और इनका जो योगदान रहा था वो गणितीय भूगोल में रहा था। आगे अलेक्जेंडर महान या फिर सिकंदर को देखा जाए तो ये अरिस्टो के शिष्य थे। जन्म इनका 356 बीसी में माना जाता है और 20 वर्ष में ये मकदूनिया का शासक रहे थे। 332 बीसी में मिस्र में अलेक्जेंडर नगर इनके द्वारा बसाया गया था और अरबेला का युद्ध जो सिकंदर और डेरियस में फारस में हुआ था, इनका पीछा करते हुए ये कहाँ पे आए? एल्बुर्ज आए। आगे बढ़े। 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आए थियोफ्रेस्टस। ये अरिस्टो के शिष्य थे और ये जलवायु वानस्पतिक संबंध का परीक्षण के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार से जो वनस्पति भूगोल का आरंभ है वो कब से हुआ? थियोफ्रेस्टस के द्वारा। ये वनस्पति भूगोल का या फिर जैव भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है, इनके द्वारा आरंभ किया गया था। आगे आए इरेटोस्थनीज। इनको देखा तो ये प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने जियोडेसी मापन शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो जियोडेसी का या फिर मापन शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के लिए भूगोल शब्द भी दिया और पहली बार पृथ्वी की परिधि मापने का जो कार्य था वो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया, जो कि 86% शुद्ध था। इनके द्वारा रचना की गई थी ज्योग्राफिया की और गणितीय भूगोल इसमें लिखा गया था। पहला भूगोल वेत्ता था जिसने भूमध्य रेखा की लंबाई शुद्ध और सही ढंग से आंकी थी। अक्षांश और देशांतर का प्रयोग पहली बार मानचित्र में इनके द्वारा किया गया था और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। विश्व का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तुलना में इन्होंने पूरब से पश्चिम की ओर अधिक है, इनके द्वारा कहा गया था। जलवायु के उन्होंने 5 कटिबंध बताए थे, उष्ण थे और 2 शीतोष्ण कटिबंध, 2 शीत कटिबंध। ठीक है, फिर आएंगे पॉलीबियस।
पॉलीबियस का 210 से 218 BC में इनका जन्म माना जाता है और इनकी जो रुचि थी वो भौतिक भूगोल में अधिक थी और इन्होंने नदियों के द्वारा घाटियों के अपर्दन, बाढ़ों और निक्षेप के द्वारा डेल्टा निर्माण का वर्णन किया था। नेक्स्ट आएंगे हिप्पारकस। हिप्पारकस ये एक खगोल शास्त्री थे जिसने विषुव इक्विनॉक्स की स्थिति को बताया और तारागणों की प्रथम ज्ञात सूची का संग्रह करता थे। आरंभिक त्रिकोणमिति के स्वरूप का निर्धारण इनके द्वारा किया गया था। अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय का अध्यक्ष ये बने और अक्षांश और देशांतरों की रेखा जालों को मानचित्र पर इनके द्वारा बनाया गया था। अक्षांश और देशांतर की सहायता से किसी स्थान विशेष को निर्धारित करने का जो कार्य था सबसे पहले इनके द्वारा किया गया और नक्षत्रों के बोध के लिए चक्र यंत्रों यानी कि जो एस्ट्रोलैब है, एस्ट्रोलैब का आविष्कार हिप्पारकस के द्वारा किया गया। अजीरियन अंकगणित के हिसाब से जो वृत्त है उसको 360 डिग्री में इनके द्वारा प्रभावित किया गया और पहला व्यक्ति था जिसने विषुवत रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर वृत्त को बृहद वृत्त बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। साथ में यह भी बताया कि जैसे दो विषुव रेखा हैं ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की लंबाई कम होती है और इन्होंने जो त्रिविम प्रक्षेप है और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की भी रचना की थी। आगे बढ़िए। पोसिडोनियस। पोसिडोनियस इनको देखिए, ये भौतिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। ज्वारभाटा, पृथ्वी की परिधि की लंबाई, महासागरों की गहराई, यूरोप के दक्षिण तटवर्ती और आंतरिक भागों की आबादी के लक्षण, मैदानों के निर्माण और दक्षिणी फ्रांस में मिलने वाले छोटे छोटे गोलास्मों का बहुत सूक्ष्म दृष्टि से प्रेक्षण किया गया और इन्होंने बताया कि जो अमावस्या पूर्णिमा है उसमें सबसे ऊंचा ज्वार आता है, इनके द्वारा ही बताया गया था और ये इतिहासकार और भूगोलवेत्ता दोनों रहे थे। अरस्तु के इस विचार को उन्होंने नकारा और कहा गया था कि जो उष्णकटिबंधीय विषुवतीय भाग है वहां पर मानव बसाव योग्य नहीं है, इसको इन्होंने नकार दिया था। भूगोल के पिता हिकेटियस और एराटोस्थेनीज दोनों को माना जाता है, लेकिन जब दोनों आएंगे तो आप लोगों को हिकेटियस लगाना है। ठीक है, मानव भूगोल का जनक रेडजेल और ब्लांस को माना जाता है, लेकिन जब दोनों आएंगे तब आप लोगों को क्या लगाना है, रेडजेल लगाना है। तो यहाँ पे आप लोगों के ग्रीक जोग्राफर्स या फिर यूनानी भूगोलवेत्ता कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, हर वीडियो पे आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, हाई पॉइंट्स दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।